हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज जीव सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो रहा। आज हम करने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में। जी हाँ, आप देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो है ये पीछे जितनी भी चीजें की उससे थोड़ा सा इंटरलिंक्ड ही है। अब इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है पार्लियामेंट के अंदर, आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। पार्लियामेंट हुई, पार्लियामेंट के अंदर दो चीजें होती हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, एक हाउस ऑफ पीपल होता है। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल का मतलब क्या, लोग, तो लोकसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब है राज्यसभा। यहां पे क्या होता है कि 250 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, यहां पे 545 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। यहां पे 12 नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, और जो बाकी के हैं वो 238 से ज्यादा नहीं हो सकते। फिर यहां पे जो है नॉट मोर देन 13 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, और जो बाकी के हैं 530 से ज्यादा नहीं हो सकते। और दो नॉमिनेट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन वो पहले एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। अभी उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या चीज है ये पार्लियामेंट जो है। अगर पूछ लिया जाए, ये अक्सर एग्जाम के अंदर सवाल सीधा सीधा आता है कि पार्लियामेंट में कौन कौन है, कंसिस्ट क्या होता है। लोगों को लगता है कि राज्यसभा और लोकसभा इज पार्लियामेंट, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट है वो भी जो है इसी के पार्ट है, पार्लियामेंट के ही पार्ट हैं। पार्लियामेंट तीन लोगों से मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा या राज्यसभा के पार्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो खुद ही एक अलग से इसका पार्ट है। तो वो दोनों के पार्ट कैसे हो जाएंगे, वो तो खुद एक सेपरेट बॉडी है ना। फिर लोकसभा जो है लोअर हाउस है, फर्स्ट चैम्बर ऑफ द पॉपुलर हाउस, यानी कि लोगों का हाउस। और राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, ऊपर वाला ऊपरी दर्जे का हाउस है, और ये सेकंड चैम्बर ऑफ द हाउस, या फिर इसको कह देते हैं कि हाउस ऑफ एल्डर्स। ये हो गया लोगों का हाउस और ये हो गया बुजुर्गों का हाउस। सिंपल सी बात है ना। राज्यसभा की बात और लोकसभा की बात आपको समझ आई होगी। आइए अब इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर कंपोजिशन देख लेते हैं। हम बात करने वाले हैं पहले कि इसके आर्टिकल्स कहां से कहां तक है। 79 से 122 तक इसके आर्टिकल है। तो पूछ ले कोई कि पार्लियामेंट किन आर्टिकल्स में फॉल करती है, तो ये आर्टिकल है। अब कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, मैंने बताया था कि पार्लियामेंट में दो भाग होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो हम जो भाग की बात कर रहे हैं वो राज्यसभा की कर रहे हैं, यानी कि इधर वाले भाग की कर रहे हैं, उधर वाले की बाद में करेंगे बात। इसके अंदर देखिए क्या होता है, मैंने पहले बताया कि 250 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। साथ में 12 नॉमिनेट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब जो है वो इन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। और ये 12 मेंबर कौन होने चाहिए हैं, कोई एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने मान लीजिए कि साइंस एंड टेक में बहुत बड़ा काम कर रखा है, म्यूजिक में कर रखा है, या स्पोर्ट्स में, या किसी भी फील्ड में उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। तो उनको क्या करते हैं, यहां पे नॉमिनेट कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब कि प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है उनको रिस्पेक्ट देने के लिए कि वो डायरेक्टली हाउस ऑफ राज्यसभा के अंदर आए और यहां पे बाकी के जो डिसीजन हो रहे हैं उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करें। और जो बाकी के बचे हुए मेंबर हैं वो 238 के आसपास ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ये स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के दोनों के मिला के बोल रहा हूं। आइए आगे बढ़े। अब देखिए कि कंपोजिशन इसकी कैसी रहती है। जो राज्यसभा है इसके बारे में सभी पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैंने बताया आपको कि 250 फिक्स है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात हो रही है, वो 12 मेंबर्स को भी मिला के। और 238 आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स और यूटी के हैं 238, जबकि 12 जो है अच्छा, ये जो स्टेट और यूनियन वाले ये कैसे इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्शंस के थ्रू आते हैं। अभी सब पढ़ लेंगे इसके बारे में। और 12 जो होते हैं नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। अब इसके अंदर क्या है कि एट प्रेजेंट अगर राज्यसभा के अंदर देखें तो 245 मेंबर्स हैं, और उसमें भी 229 स्टेट्स के हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज के, और 12 जो है वो प्रेसिडेंट साहब ने जो नियुक्त कर रखे हैं वो है। अब फोर्थ शेड्यूल अगर देखा जाए, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो डील किसके साथ करता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी कितनी सीट्स यूनियन टेरिटरी को देनी है और कितनी स्टेट्स को, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एलोकेशन है, ये कहां पे लिखा हुआ है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। पेपर में आए तो सीधा सीधा मार्क कर देना फोर्थ शेड्यूल। फिर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड। जो राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोग हैं, वो कैसे इलेक्ट होते हैं, बाय किनके द्वारा होते हैं इलेक्ट, बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज। स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, देखिए दो तरह की होती है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। जैसे लोकसभा राज्यसभा है, ऐसी स्टेट के अंदर भी होता है सेम चीज, है ना। तो अब आप देखिए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सदस्य हैं स्टेट के अंदर जो हैं, वो किसको नॉमिनेट करेंगे, मतलब नॉमिनेट इन द सेंस कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। किसके इलेक्शंस के लिए, राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए। द सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट्स इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये जो मतलब कि हर स्टेट को जो सीट्स दी जाएंगी कि भैया स्टेट से कोई ना कोई रिप्रेजेंट करने आएगा और स्टेट से ही तो आएंगे राज्यसभा के अंदर, तो वो सीट्स जो दी जाती है हर राज्य को, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे दी जाती है। सिंपल सी बात है कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा, उतने उस जगह के
लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होंगे, क्योंकि वो ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए वो भी ज्यादा होनी चाहिए। एक और चीज मैं बता दूं, ये जो पॉपुलेशन का कंसेप्ट है ये कहां से मतलब ये अभी क्या है कि ये नहीं कि आज के सेंसस के हिसाब से, ये कौन से सेंसस के हिसाब से, अभी 2001 के सेंसस के हिसाब से 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2003 ये चीज बोलती है, पॉपुलेशन एज असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द 2001 सेंसस। ये किस में लिखा है? 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो कंपोजिशन है लोकसभा की, इसमें लोकसभा की बात हो रही है अब, ठीक है, राज्यसभा का मैंने बता दिया, अब लोकसभा के ऊपर आए हैं हम। इसके अंदर क्या है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो 552 रहती है, अभी 530 देखिए स्टेट्स की, 20 यूनियन टेरिटरीज की, और 2 जो है प्रेसिडेंट साहब इनको नॉमिनेट करते हैं, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। लेकिन क्योंकि अभी देखिए ये बहुत सारे अंग्रेज भारत के अंदर रह गए थे और उन्हीं से फिर एंग्लो इंडियंस बन गए, है ना, उन्होंने यहाँ की औरतों से शादी कर ली फिर, लेकिन ये चीज जो है अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। इतने साल बीत गए भैया, अब किसी को देख के आप बता ही नहीं सकते कि ये एंग्लो इंडियन है या इंडियन है, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए इसको खत्म करके अब, क्योंकि ये बंदे कहां से ढूंढ के लाए भैया, ये इतने कम हो गए हैं तादाद में, तो इसीलिए इनको चेंज करके किसको, SC ST लोगों को जो है ये 2 सीटें प्रेसिडेंट साहब अब नॉमिनेट कर देते हैं। एट प्रेजेंट द लोकसभा हैज 543 मेंबर्स, प्रेजेंटली यहाँ पे 543 मेंबर्स है, लेकिन मैक्सिमम 552 हो सकते हैं। फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स इन दी लोकसभा है, वो डायरेक्टली कौन इनको इलेक्ट करता है? भारत के जो लोग हैं डायरेक्टली इनको इनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट करते हैं, यानी कि हम लोग खुद अपना जो जाते हैं वोट देने, इनके लिए अलग से वोटिंग होती है। अगर आप को पता हो, नहीं हो पता नहीं, आप थोड़े से अवेयर हैं, विजिलेंट हैं, तो अगर थोड़ा सा वोटिंग के लिए, तो आपको पता होगा कि आप भी शायद कई बार गए हो वोट देने के लिए लोकसभा के इलेक्शंस के लिए। द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम द 21 टू 18 ईयर्स बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। ठीक है, तो ये वोटिंग का जो अधिकार है पहले 21 हुआ करता था, अब 18 कर दिया गया है, लेकिन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये किया गया है? ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज की गई है। ये अक्सर पेपर के अंदर सीधे सीधे सवाल आते हैं अमेंडमेंट्स के, इसीलिए तो डाल रखे हैं, नहीं तो फिर क्यों डालता मैं ये। आइए अब ड्यूरेशन ऑफ द 2 हाउसेस की बात करते हैं। तो ड्यूरेशन क्या है कि जो राज्यसभा है इसे परमानेंट बॉडी एंड नॉट सब्जेक्ट टू द डिसोल्यूशन। अब ये परमानेंट बॉडी है, ये आपको समझना है। जैसे कि मैं आपको एक कहानी के तौर पे समझाता हूं। ये ए लिख लो, ऐसे मत लिखिए, एक सेकंड रुकिए, यहां पे 100 लिख लो, ये है ए, ये है 100 और ये है बी, और यहां पे ही एक और 100 बना लो, ये क्या है? सी। अब समझना जो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों ये एक परमानेंट बॉडी है और ये कंटिन्यूसली चलती रहती है, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। जबकि लोकसभा जो है वो क्या कहते हैं, डेसोल्यूशन भी हो सकता है, बंद भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती। कैसे? अभी आपको समझ में आएगा। आप देखिए इसके अंदर क्या बोलता है कि हर दूसरे साल में, हर 2 साल के बाद क्या होता है, 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर पे क्या समझता हूं कि एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं ये नंबर ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैं बता के आ चुका हूं राज्यसभा की, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। तो मैं मान लेता हूं कि 300 लोग हैं, मान लीजिए कि अभी राज्यसभा के अंदर, एग्जांपल के लिए, है ना। तो अब मुझे पता है कि 1/3 मेंबर्स जो है हर 2 साल के अंदर निकल जाएंगे। तो अब देखिए जैसे ही 2 साल होंगे तो मुझे पता है कि ये जो लोग हैं, ये 1/3 कितने हो गए? 100 लोग। तो ये 100 लोग तो बाहर निकल जाएंगे, ये 1/3 गए। ठीक है, अब ये 2 आगे स्विच कर जाएंगे, यानी कि ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये कितने हैं? 100 ही हैं इसके अंदर। अब यहां पे नए लोग और आ जाएंगे, नॉमिनेट होके या कुछ इलेक्ट होके, जैसा भी उस टाइम पे सिनेरियो रहेगा, नए लोग और आ जाएंगे। कितने आएंगे? 100 और आ जाएंगे, और ये बन गए डी, है ना। अब जब अगले लोगों को आना है, अगले 2 साल के बाद क्या होगा? ये बी वाले लोग जो है ये निकल जाएंगे, ये 1/3 हो गए, है ना। तो ये सी डी बचे, अब आगे ई वाले आ जाएंगे। आप देखिए कि कितना भी इसको कंटिन्यूसली चलाते रहिए, जब इसमें से 1/3 ही निकलने हैं तो पिछले वाले निकलते जाएंगे, आगे वाले आते जाएंगे। इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूसली चल रही है, ये कभी रुक नहीं रही है, ये हमेशा चलती ही जा रही है, शाश्वत है। तो इसमें री इलेक्शन और री नॉमिनेशन भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये बंदे बाहर निकल गए, अब तो क्या ये दोबारा नहीं आ सकते? ये दोबारा अपने लिए री इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं या री नॉमिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो इनकी किस्मत होगी। तो फिर ये आगे कहां पे दिखाई देंगे? ये ई में आके फिर से दिखाई देंगे, अगर ये सिलेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं तो। ऐसे ही लेकिन अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, अनलाइक दी राज्यसभा, है ना, राज्यसभा के बिल्कुल विपरीत, लोकसभा के अंदर क्या होता है, ये एक कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, ये 5 साल के लिए ही रहता है। आपको पता है कि हमारे जैसे पीएम भी हैं, वो 5 साल के लिए रहते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा सही सिनेरियो है लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा के अंदर लोग आपको सिलेक्ट करके, इलेक्ट करके भेज रहे हैं। इसका मतलब आप ऐसा हमेशा के लिए नहीं रह सकते, 5 साल के लिए ही रहेंगे। उसके बाद फिर ये इसका डेसोल्यूशन हो जाता है और फिर से जनरल इलेक्शन होते हैं, और ये
देखिए कि 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, जनरल इलेक्शन होंगे, आप वोट करेंगे, जो लोग व्यक्ति जीत जाएगा या जो लोग जीत जाएंगे वो यहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव बन के लोकसभा में आ जाएंगे। अब आइए क्वालिफिकेशन की मैं बात करता हूं एज एन एमपी। एमपी देखिए, जो भी राज्यसभा में या लोकसभा में है उसको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपी। अगर स्टेट में चला जाए वो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एमएलए हो जाएगा, स्टेट वाला जो है। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया एक तो फिक्स ही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए राज्यसभा के लिए और 25 साल होनी चाहिए लोकसभा के लिए। ध्यान देना, आप अगर लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपको 25 साल का कम से कम होना पड़ेगा और राज्यसभा का लड़ना चाहते हैं तो 30 साल होना पड़ेगी एज। ही मस्ट पोजेस अदर क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंग की पार्लियामेंट का जो सदस्य है कैसा होना चाहिए, उसके लिए जो जो भी कंडीशंस है वो सारी इस व्यक्ति को फुलफिल करनी पड़ेंगी। साथ में डिस्क्वालीफाई कौन होगा इसके अंदर एमपी बनने की कगार में, अगर वो व्यक्ति कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, है ना, अगर वो ऑलरेडी यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है जहां से उसको बहुत ज्यादा माला माल हो रखा है ना, बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट हो रखा है, तो वो उसको पद छोड़ना पड़ेगा, तभी वो इसके लिए क्वालिफाइड है, नहीं तो वो अनक्वालिफाइड है। फिर एक क्या है कि ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स डिक्लेयर्ड बाय दैट कोर्ट, इसका मतलब है कि वो बेवड़ा है, या फिर हरियाणवी में बोले तो बावड़ी बूच है वो, है ना, तो वो हिला हुआ है थोड़ा सा, इस वजह से भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, है ना, यानी कि जैसे बैंकरप्ट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, तो वैसा व्यक्ति भी अगर है तो भैया वो भी इसमें अलाउ नहीं है। इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट, अगर वो भारत का सिटीजन नहीं है और उसने बाहर कहीं पे अगर था भी तो बाहर कहीं फॉरेन में उसने उनकी सिटीजनशिप ले ली तो भी समस्या है। और साथ में देखिए, इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ने मान लीजिए कि कोई भी फर्दर इन फ्यूचर कोई ऐसा लॉ बनाया या फिर हमने देखा कि भैया ये बंदा तो इस लॉ के अकॉर्डिंग फिट ही नहीं बैठ रहा, तो भी उसको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा। यहां पे आगे हम बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन also lay down that a person shall be disqualified from being a member of parliament if he is so disqualified on the ground of the defection under the provision of the 10th schedule। आइए मैं अब इसका मतलब समझाता हूं। देखिए डिफेक्शन क्या होता था, पहले क्या होगा, एक समय था, आज की डेट की बात नहीं है, जैसे हरियाणा में भी ये सबसे ज्यादा पिक्चर में कब आया, हरियाणा के अंदर आया। एक व्यक्ति हुआ करता था, उसका नाम आई थिंक मेरे को याद नहीं है, दयाराम था या कुछ ऐसे करके उसका नाम था। तो वो व्यक्ति जो है उसने 15 दिन के अंदर इतने दल बदले ना, 3 बार उसने सरकार गिराने बची है, 3 बार सरकार को हिला के रख दिया उसने। मेरे को याद आ गया, उस आदमी का नाम याद आ गया, इस आदमी का नाम था गयाराम, है ना, गयाराम। अब इसने गया ने क्या किया, ये हरियाणा से था, इसने एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, है ना, मान लीजिए कि 2 पार्टियां हैं, ये एक बीजेपी है एक कांग्रेस है। अब ये भाई ने क्या किया, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो गयाराम है, ये गयाराम यहां पे था, है ना, इस पार्टी में था जीतने से पहले। अब यहां पे ये जीत जाता है, इलेक्शन जीत जाता है ये व्यक्ति। अब देखिए यहां पे और भी बहुत सारे लोग थे जो इलेक्शन जीते, तो एक तरह से कोलिशन होता है कई बार, है ना, कि बीजेपी मेजोरिटी में नहीं आ रहे तो वो क्या करेगी, कोलिशन कर रही है। तो उसने कोलिशन इस व्यक्ति के साथ कर लिया और उसने बोला कि आप हमारे साथ मिल जाइए, हो सकता है ये आजाद उम्मीदवार खड़ा हो, एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो इसने कोलिशन कर लिया बीजेपी के साथ। अब उन्होंने इसको बेनिफिट दिया और बीजेपी की क्या बन गई, सरकार बन गई, सपोज कीजिए, है ना। तो ऐसी और भी लोग होंगे जिन्होंने ऐसे किया होगा, बीजेपी मेजोरिटी में तो थी नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो अब क्या हुआ कि कांग्रेस वालों ने सोचा कि भैया अगर ये लोग इसको ऐसे खींच के लेके जा रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत हम भी इसको लालच दें तो ये हमारे पास आ जाए। तो कांग्रेस वाले भाई साहब इसके पास पहुंच गए कि भैया ऐसा करो तुम मेरे पास आ जाओ, तो ये पहुंच गए यहां पे, फिर इनको वहां पे अच्छा लगने लग गया, अब वो ज्यादा सहूलियत देने लग गए, तो अब ये यहां पहुंच गए। अब बीजेपी वालों ने सोचा कि भैया ये तो हमारी सरकार गिर रही है, अब तो कांग्रेस बन जाएगी, है ना, कि कोई इधर के लोग जो भी हमारे लोग हैं वो उधर जा रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि वापस से इनको थोड़ा सा लालच देते हैं, तो ये वापस बुलाते हैं इधर, है ना, उनको और थोड़ा सा लालच देके वापस बुला लिया इधर। अब ये क्या है कि ये बंदा जो है गयाराम कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, सरकार बार बार आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, यानी कि आप देखिए हमारे देश के अंदर सरकार स्टेबिलिटी की तरफ है ही नहीं, सरकार बनी नहीं पा रही है। कभी सरकार बनती है और टूट जाती है, बनती है और टूट जाती है, कैसे, किस वजह से, इस व्यक्ति की वजह से, क्योंकि इसके पास एक अनप्रिविलेज्ड है, ये मतलब इसका कोई सेंस नहीं बैठता, ये फालतू का प्रिविलेज इसको मिल रखा है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को रोकने के लिए, इसको बोलते हैं डिफेक्शन, ठीक है, डिफेक्शन का एग्जैक्ट मतलब है दल बदली करना, यानी ये दल बदली कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए एक रूल बना दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ कर दिया। 52nd अमेंडमेंट है हमारे देश के अंदर, ये हमने 10 बार अमेंडमेंट्स के बारे में देखा है, आगे भी देखेंगे अमेंडमेंट में। 52nd अमेंडमेंट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बोलती
बोलती है कि भैया एंटी डिफेक्शन लॉ आज हमारे देश में लागू होता है। इसका मतलब है कि अगर आपको पहले या तो आप आजाद उम्मीदवार हैं या फिर आप किसी पार्टी से, मान लीजिए आप इस पार्टी से हैं, तो आप अगर यहां से इलेक्शन जीत गए हैं और सरकार बन गई है, अगर आप अब इस पार्टी को छोड़ के उधर को जाएंगे तो आपका क्या है कि जो आपने चुनाव जीता है ना, सीट जीती है जहां से, वो सीट खाली हो जाएगी। अब वो आप अपने साथ सीट नहीं लेके जा सकते, आपको जाना है तो जाइए, लेकिन पीछे सीट यहीं पे छोड़ के जानी पड़ेगी आपको। यानी कि जो जीती हुई पार्टी है उसको कोई भी अब ये नहीं कह सकता कि भैया दोबारा इलेक्शन करवाए जाए, यहाँ के 10 बंदे उठ के उधर चले गए कि भैया चलो सरकार गिरा देते हैं, ऐसा अब नहीं हो सकता है। अनस्टेबिलिटी को खत्म कर दिया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो भैया वो अपने पद को त्याग करने के लिए रेडी हो जाए, फिर वो उधर जाएगा तो वो भी क्यों लेंगे, उनके ऊपर तो लायबिलिटी हो जाएगा ये व्यक्ति, ठीक है, किसी काम का नहीं है। अब ये लॉ लाया गया, ये दोनों ही पार्टियों के लिए बेहतर था, बेहतरीन था, और हमारे देश के लिए भी बेहतरीन था। अगर कोई बंदा ऐसा है जो डिफेक्शन के बेसिस पे है ना डिस्क्वालीफाई होता है कि वो यही काम करता रहता है दल बदले वाला, है ना, तो वो जो है वो इसके लिए एमपी के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। फिर डबल मेंबरशिप, ए पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एट द सेम टाइम। देखो, एक व्यक्ति जो है वो दोनों हाउसेज का मेंबर हो सकता है, लेकिन उसको अगर दूसरे हाउस का मेंबर बनना है तो पहले वाले हाउस से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पर अगर कोई राज्यसभा में आज की डेट में पहले ही मेंबर है ना, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने एक सपोज कीजिए कि सचिन तेंदुलकर साहब को यहाँ पे मेंबर बना दिया राज्यसभा का, नॉमिनेट करके। कल को सचिन तेंदुलकर साहब ने सोचा कि भैया मैं ऐसा करता हूं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हो जाता हूं, क्या पता मैं इलेक्शन जीत जाऊं, तो ये खड़े हो गए। अब यहां से जीत गए, अभी लोकसभा में तो पहले थे, अब राज्यसभा में तो पहले थे, लोकसभा का भी इलेक्शन जीत गए, एमपी बन गए ना। तो अब क्या होगा कि क्या ये यहां पे जो एमपी की सीट थी उसको भी होल्ड करें और इधर वाली एमपी को भी सीट को होल्ड करें, ऐसा हो सकता है? जी नहीं हो सकता। इनको या तो ये छोड़नी पड़ेगी या ये छोड़नी पड़ेगी, दोनों में से जिसको छोड़ देंगे इनकी मर्जी है। ए हाउस कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ ए मेंबर वेकेंट इफ ही इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स फॉर पीरियड ऑफ 60 डेज। यानी कि अगर कोई बंदा 60 दिन के लिए बंक मार ले, है ना, दोनों हाउसेज से, कहने का मतलब है कि वो सिंपल सी बात है, आप स्कूल जाते हैं, अगर आप स्कूल में 60 दिन तक नहीं जाएंगे तो टीचर्स को क्या लगेगा कि भैया बच्चा भाग गया यहां से, है ना, एब्सकॉन्ड कर गया। तो इसका मतलब है कि आप अब नहीं आने वाले हैं, तो आपको फिर लाल लिस्ट में लिख दिया जाएगा कि भैया ये तो गया। वही वाली सीन यहाँ पे, अगर आप परमिशन के साथ जाएंगे कि मेरे को इस कारण से जाना पड़ रहा है तो सही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिना परमिशन के 60 दिन के लिए गायब हैं तो ये उचित नहीं है व्यवहार, आप फिर अपनी सीट को खो देंगे। आइए अब इसी की कंटिन्यूएंसी में हम देखते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर पहले स्पीकर बोले तो जीवी मावलंकर है, गणेश वासुदेव मावलंकर, 1952 से 1956 तक बने थे। और अभी रिसेंट में देखते हैं तो ओम बिरला साहब हैं, 18 जून 2019 से अब तक के हैं। तो अगेन पेपर से एक महीना पहले ही देख लेना कि कौन चेंज हुए कौन नहीं हुए, क्योंकि ये तो लोग चेंज होते ही रहते हैं अब, ठीक है। द स्पीकर इज इलेक्टेड, अब इनके इलेक्शन जो होते हैं बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग स्टेट्स मेंबर्स, यानी कि लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो वोट करेंगे कि किसको स्पीकर बनाना है, एज सुन एज मे बी आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग, पहली ही सिटिंग के अंदर देख लेंगे। और जो पहली ही सिटिंग होती है उसके अंदर देखिए, फिर अगर ये है ही नहीं स्पीकर लोकसभा का, तो फिर उसको कौन हैंडल करता है, तो उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, जिसको कि प्रेसिडेंट खुद नियुक्त करते हैं। और वो प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है, पिछले जो लोकसभा हुई थी उसका जो सबसे बड़ा बुजुर्ग होगा उसी को इसका पहला सेशन दे दिया जाएगा कि भैया आप इसको प्रिजाइड कीजिए, यहां पे चलाइए इस पूरी की पूरी सभा को, और उसको ये अपॉर्चुनिटी दे दीजिएगा प्रोटेम स्पीकर की। ओके, द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी प्रेसिडेंट ही फिक्स करते हैं। द स्पीकर ऑफर्स हिज रेजिग्नेशन टू द डेप्यूटी स्पीकर, अगर ये स्पीकर अपना पद छोड़ के जाना चाहे तो ये किसको अपना इस्तीफा देके जाएंगे, डेप्यूटी स्पीकर को। एंड ही कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, अगर लोकसभा के मेंबर्स मेजोरिटी पास कर दें कि भैया इनको इंपीच कर दिया जाए, इनको निकाल दिया जाए, तो ये इनको निकाला भी जा सकता है। लेकिन इनको भी 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है, ये नहीं कि सुबह सुबह उनके उठ को अखबार में दिख रहा है कि भैया तुम वहां से निकाल दिए गए हो, ऐसा नहीं होगा, है ना। He presides over a joint sitting of the two houses of parliament। देखिए, जब भी आपको पता है कि एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है दोनों हाउसेस के बीच में किसी बिल को लेकर, एग्जांपल के तौर पे कि राज्यसभा और लोकसभा में एक मत नहीं बन रहा है, अब प्रेसिडेंट को पता है कि भैया ये तो फिर बिल कभी इधर से उधर उधर से इधर, ऐसे फाइल ऐसे ही घूमती रहेगी। इससे बचने के लिए प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि ये तो डेडलॉक क्रिएट हो गया, ये आपस में इनकी अनसुलझन हो गई है, इसको सुलझाना पड़ेगा। तो वो कहेंगे कि दोनों ही आ जाओ एक साथ, है ना। प्रेसिडेंट दोनों को भी बुला सकते हैं, ये उनके पास अधिकार है, हमने
पढ़ रखा है प्रेसिडेंट की पावर्स में, तो वो क्या होती है, ज्वाइंट मीटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की। लेकिन वहां पे प्रिजाइड कौन करेगा उसको? क्या राज्यसभा के जो हेड है, चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट वो करेंगे? जी नहीं, ये जो लोकसभा का स्पीकर है ना, यही उसको प्रिजाइड करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। He decides whether a bill is a money bill or not and his decision on the question is final। यानी कि अगर एक बिल पास किया गया, वो मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है? वो लोकसभा के स्पीकर के पास है, और जो उसने डिसाइड कर दिया वही फाइनल है, आप बाद में इसको चेंज नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा ही कांट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस दो कैन वोट इन द इवेंट ऑफ ए टाई। यानी कि देखिए, जैसे किसी भी चीज के लिए सर्वसम्मति होती है ना, तो मान लीजिए कि कुछ धड़ा इधर है, कुछ धड़ा उधर है, तो मान लो कि अब 50 वोट इधर से है, 50 वोट इधर से आए, है ना, दोनों पार्टी से आ गए एग्जांपल के तौर पे। तो अब क्या हुआ कि एक टाई की सिचुएशन हो गई, तो अब इसके पास अधिकार है कि ये वोट कर सकता है स्पीकर। क्यों? क्योंकि इसके एक वोट से क्या हो जाएगा, दोनों टाई हो गए, तो इसके एक वोट से ये डिसाइड हो जाएगा भैया कि पलड़ा किस तरफ भारी है, और इससे डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी कि बिल को पास करना कि नहीं करना। तो हो सकता है इसको ये पसंद आए तो ये +1 कर देगा, इधर आए तो इधर +1 कर देगा। यूजुअली ये जिस पार्टी का होगा ये उसी को ही, मतलब जिस पार्टी की तरफ इनका झुकाव होगा उसी को ही वोट करेंगे, ये 100% श्योर ही होता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। व्हेन हिज रिमूवल मोशन इज अंडर कंसीडरेशन, अगर इनको रिमूव करने के लिए एक रिमूवल मोशन ऑलरेडी पास हो रखा है, तब क्या है कि ये प्रोसीडिंग्स में भाग तो ले सकते हैं वहां पे, ठीक है, जितनी भी हो रही हैं, एंड कैन वोट एज वेल, वोट भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने बोला ना कि इस बिल के लिए वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये एज ए नॉर्मल मेंबर वोट कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये प्रिजाइड नहीं कर सकते, यानी कि ये पूरी की पूरी सभा को संबोधित नहीं कर सकते या चला नहीं सकते, ये एक नॉर्मल मेंबर की तरह रहेंगे ये, ठीक है, बट वोट ये कर सकते हैं। फिर जो जीवी मावलंकर साहब हैं, ये फर्स्ट स्पीकर हैं लोकसभा के, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसके अलावा लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर जो है लोकसभा के, बलराम जाखड़ हैं। ठीक है भाई, अब इसके आगे क्या है कि देयर इज ए पोस्ट नोन एज प्रोटेम स्पीकर, ये मैंने बता दिया आपको प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं ऑलरेडी, है ना, और प्रेसिडेंट ही इनको ओथ दिलाते हैं, शुरू में बता दिया, अब क्या मतलब है उसको एक बार रिपीट करने का। फिर आर्टिकल 93, देखिए कुछ आर्टिकल भी मैं बताता हूं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के। आर्टिकल 93 जो है प्रोवाइड्स टू चूज 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस टू बी रिस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, यानी कि इनकी अपॉइंटमेंट का जो आर्टिकल है वो 93 है। फिर अगर ये देखा जाता है कि इनकी सीट वैकेंट हो रही है या इनके रेजिग्नेशन या इनके रिमूवल के लिए देखा जाए तो आर्टिकल 94 है। आर्टिकल 95 क्या बताता है? पावर ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, यानी कि जो डेप्यूटी स्पीकर है, बहुत सारी ऐसी कंडीशन बनती है कि स्पीकर नहीं है, तो फिर जो स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कौन निभाएगा? डेप्यूटी स्पीकर। तो यानी कि ये ड्यूटीज को परफॉर्म डेप्यूटी स्पीकर कब करेंगे, ये सारी की सारी कहानी 95 नंबर आर्टिकल में लिखी है। 96 आर्टिकल में लिखा है द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिजाइड वाइल ए रेजोल्यूशन ऑफ हिज और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस अंडर कंसिडरेशन, यानी कि अगर रिमूवल मोशन पास कर दिया गया है इनके अगेंस्ट, इनको हटाने के अगेंस्ट स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के, तो ये हाउस को प्रिजाइड नहीं कर सकते, यानी कि ये वहां पे पूरे संचालन नहीं कर सकते पूरे हाउस का। ये कहां लिखा गया? आर्टिकल 96 में लिखा गया। ये सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछे जाते हैं, हमेशा पूछता है एसएससी और बाकी के वनडे एग्जाम्स के अंदर, आरआरबी भी, तो आप ये याद करके रखना। ये देखिए मैंने आम्य अयंगर के बारे में बोला था, इनका नाम है मादाभूषी अनंथा सयनम अयंगर, ठीक है। ये क्या है? वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड ही सर्व्ड एज द 5th गवर्नर, ठीक है, ये 5वें गवर्नर भी हैं। और साथ में देखिए कि लाइक द स्पीकर द डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द लोकसभा इटसेल्फ अमंग स्टेट मेंबर, यानी कि लोकसभा के अंदर ही जो मेंबर है उन्हीं में से एक को हम डेप्यूटी स्पीकर बना देंगे। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर। ये देखिए, अगर इनके स्पीकर के इलेक्शन की बात करें तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की बात करें कि कब होंगे तो वो स्पीकर डिसाइड करेंगे। और जो रिमूवल प्रोसेस है ये सेम है जैसे कि स्पीकर की होती है लोकसभा के अंदर, सेम डेप्यूटी स्पीकर की भी होती है। और एम ए अयंगर क्या, तो मैंने बता दी कि पहले डेप्यूटी स्पीकर पूछ लिया जाए तो एम ए अयंगर है, और ही प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग्स इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं है तो जॉइंट सिटिंग कौन चलाएंगे? जॉइंट सिटिंग की बात कर रहा हूं मैं, जॉइंट सिटिंग कौन चलाएंगे? डेप्यूटी स्पीकर चलाएंगे। आइए अब मैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की बात करता हूं। देखिए जो पार्लियामेंट के अलग अलग सेशन होते हैं 3 तरह के, है ना। अब इसमें क्या होता है कि बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ ए हाउस एंड इट्स देखो होता क्या है कि एक, जैसे मान लीजिए कि सेशन चला, अब इसके बाद अगला जब सेशन चलेगा उसके बीच का एक समय होता है, ये पूरी पूरी कहानी का मैं क्रक्स बता रहा हूं। इस समय को क्या बोलेंगे?
रिसेस बोलेंगे। जैसे आपको बोलते थे ना बचपन में कि भैया रिसेस हो गई, चलो अब खाना खा लेते हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के बीच का समय जिसके अंदर आप ब्रेक ले रहे हैं, तो वही वाला है। फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन के बीच का समय जो है इसको रिसेस बोला जाएगा। ऐसे ही सेकंड थर्ड का भी आप बोल सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया है। अब इसके अंदर क्या है, 3 तरह के सेशन होते हैं। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा। एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन। अब आप देखिए ये बी, ये एम और ये डब्ल्यू, ये क्या बनता है, बी एम डब्ल्यू। ये गाड़ी से आपको याद रहेगा। यानी कि 3 तरह के सेशन कौन से हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। सबसे बड़ा कौन सा होता है इन तीनों में से, आप सोच के बताइए कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। अब देखिए वहां पे लिखा भी हुआ मैंने, जो बजट सेशन है वो सबसे बड़ा होगा और जो विंटर सेशन है वो सबसे छोटा होगा। आप इसको भी कैसे याद रख सकते हैं कि विंटर में इनको सर्दी लग रही है इसलिए सबसे छोटा सेशन इन्होंने रखा विंटर का। फिर विंटर के बाद जो है क्या आ जाएगा, बजट सेशन आ जाएगा। तो ये बजट सेशन इन्होंने रखा सबसे बड़ा। अगला वाला बजट आ जाएगा तो वहां से याद रख सकते हो। पहले बड़ा गर्मियों के टाइम में, फिर बीच में बीच वाला ही, और विंटर जो है सबसे आखिरी वाला, जब सर्दी आ गई तो छोटा सेशन। ठीक है, फरवरी से मई जो होता है बजट सेशन, मॉनसून का सेशन होता है जुलाई से सितंबर, और विंटर का सेशन होता है नवंबर से दिसंबर। ठीक है भाई, और देखिए इसके बारे में है। चलिए, ये कहानी पूरी की पूरी जो हमने देखी है अभी, ये देखी है हमने पार्लियामेंट के अंदर की, और पार्लियामेंट में भी लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट के बारे में तो हम वैसे ही पढ़ चुके हैं बहुत बार। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने पूरी डिटेल में बताने की कोशिश की है, और मोस्टली मैं सोच रहा हूं कि स्टेट एग्जाम्स के लिए भी मैं बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर कर दिया करूं, तो वो भी मैं यहां पे करने की कोशिश कर रहा हूं। अपनी तरफ से पूरा जी जान झोंक रखा है भाई। आगे तो आपको पढ़ना है, और हमने देखिए आपके लिए कितना कुछ प्रिपेयर कर रखा है। अगर आप हमारी ऐप के अंदर जाएंगे और देखेंगे एमसीक्यू के सेक्शन को भी, कि तो वहां पे हमने कितना सारे मॉक टेस्ट आपको दे रखे हैं कि आप जाइए और वहां पे तैयारी कीजिए। इतने सारे मॉक टेस्ट किस लिए मैंने बनवाए हैं, वो मैंने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए इसीलिए बना रखा है कि आप यहां पे आए हैं ना, तो आपको बाहर कहीं नहीं जाना जीके के लिए। जीके के लिए मतलब जीके, जीवी कक्षा, समझे। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको जेन्युइन लग रहे हैं हमारे एफर्ट्स, कंटेंट में दम लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, वेब सीरीज वाली फील में दे पा रहा हूं आपको, थोड़ा इंटरेस्ट जगा पा रहा हूं आपका, तो एक काम कर लेना, जीवी कक्षा की ऐप प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां डाउनलोड तो आपने कर ही रखी है, 5 स्टार की रेटिंग दे देना, और साथ में एक पॉजिटिव फीडबैक भी दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद होगा भाई तुम्हारा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।